Hello students, welcome to Success Mantra. I am Siddhi and I am back again with another very important video in this video series. So today I am here with important articles of Indian Constitution for all of you. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, not only for CUET but for every entrance exam, Indian polity stands a very important portion. और इंडियन पॉलिटी में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो होते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट. आई नो मेनी ऑफ यू राइट नाउ हु आर हेयर वॉचिंग दिस वीडियो आर एक्चुअली स्टक विद दिस, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं राइट. जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब देयर वर 395 आर्टिकल्स. आज जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं. और इन सब आर्टिकल्स में हमारा एक सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये रहता है कि कौन कौन से आर्टिकल नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल नंबर्स हैं जो हमें याद करने हैं, विच आर एक्चुअली मैंडेटरी फॉर अस टू हैव ऑन आवर टिप्स. आई विल बी गाइडिंग यू अबाउट ऑल दोज आर्टिकल्स टुडे. आई विल बी टेलिंग यू कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों को फॉर श्योर याद रखने हैं, राइट. बिकॉज ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ. ये वो आर्टिकल्स हैं जो रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो रिपीटेडली हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि हर ऑलमोस्ट एवरी डोमेन के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डीलिंग विद द पार्ट 1. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. सो वी शुड नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टार्ट किया गया था, राइट, तब 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स वर देयर. आज उन्हीं पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो पार्ट्स हो चुके हैं 25, ओके. स्केड्यूल्स 12 हो चुके हैं और आर्टिकल्स हो चुके हैं 448, ओके. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से. सो पार्ट 1 इज़ फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट. जैसा कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी कंट्री को, इंडिया को, एक यूनियन बोला जाता है, ठीक है. उसी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल 1 है. जो आर्टिकल 1 ये कहता है दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्योंकि हमारा मानना ये है कि इंडिया एक कंट्री है, राइट. उस पूरी कंट्री में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं और उतनी सारी स्टेट्स का एक क्लस्टर हमारी कंट्री में प्रेजेंट है. कोई भी स्टेट सबसे ज़्यादा सुप्रीम तो है नहीं, किसी भी स्टेट के पास ऐसा तो है नहीं कि ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ये स्टेट सबसे ऊपर है और ये स्टेट सबसे नीचे है, ऐसा तो किसी स्टेट के साथ नहीं है. सो एविडेंटली फॉर दिस वी हैव सिंपली मार्क्ड कि इंडिया जो है ना वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है. वी हैव अ यूनियन, राइट. और उस यूनियन के अंडर, उस एक ही अम्ब्रेला के अंडर सारी की सारी हमारी स्टेट्स आती हैं, राइट. सो दैट इज़ वॉट आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, राइट. अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 1 में हमारी कंट्री का नेम क्या बताया गया है. नाउ मूविंग अहेड टू आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. तो हम लोगों ने जब अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंस देखी थी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए. उसके बाद बहुत बार हमें कुछ स्टेट्स को ऐड करना पड़ा, किसी स्टेट का नेम चेंज करना पड़ा, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी पड़ी. और उसी चेंजेस के बेसिस पर हमारे पास आर्टिकल 2 है. आर्टिकल 2 ये बोलता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यू स्टेट्स का वो किस तरीके से होगा, राइट. सो आर्टिकल 2 टेल्स अस अबाउट कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से न्यू स्टेट्स का एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री में हो सकता है, right. So that you have to learn article 2 because it deals with the admission and establishment of new states. बट उसी से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल 3 भी है जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े थे. उन चेंजेस में बहुत बार हमें किसी स्टेट का नाम बदलना पड़ा, किसी के एरियाज़ को ऑल्टर करना पड़ा, किसी की बाउंड्रीज़ को चेंज करना पड़ा. वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिकल 3 में आएंगी. बट अगर कोई नई स्टेट का एडमिशन होगा या इस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो आर्टिकल 2 में आएगा, राइट. नाउ मूविंग अहेड, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू शुड नो रियली वेरी वेल दैट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. सो इट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 12 to article 35. all right, now article 14 stands very important article out here जिसमें हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की,
ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, सो बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ अ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम लॉ के सामने सबको इक्वल कंसिडर करते हैं, everyone is considered equal in the eyes of law. Also we are giving equal protection of laws. तो जब हमसे पूछा जाता है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट्स देयर इज अ डिफरेंस जो जनरली सब लोग नहीं सोच पाते। शायद सब लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों जगह पर इक्वलिटी के बारे में ही बात की जा रही है, सो देयर इज नो डिफरेंस, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज अ वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ में चीज़ें थोड़ी सी नैरो हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बहुत ब्रॉडर है। इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, राइट। सब लोग इक्वल हैं, नो मैटर वो कौन है, अगर बड़े से बड़ा इंसान है वो भी लॉ के सामने वही वैल्यू रखता है और छोटे से छोटा इंसान भी लॉ के सामने वही वैल्यू रखता है। दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमें क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है दैट equals shall be treated equals, right? तो हम लोगों को ना बराबरी ही उस इंसान से करनी है, हमें अपना कंपटीशन ही वहाँ रखना है, हमें अपना कंपैरिजन ही वहाँ रखना है जो हमसे इक्वल है, राइट। इफ़ समवन इज़ लाइक स्पेशली एबल्ड, राइट, और अगर कोई भी वो स्पेशल एबल्ड पर्सन है और उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट के एंड से, अगर हम उन प्रिविलेजेस के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, वी आर एनी विच वेज डीमीनिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हम लोग एनी हाउ उनके बराबर नहीं हो सकते, दे आर स्पेशली एबल्ड। सो फॉर दो स्पेशली एबल्ड, इफ देयर इज एनी प्रिविलेज व्हिच हैज टू बी सेट, वी कैन नॉट फाइट विद देम बिकॉज वी आर नॉट इक्वल टू देम, राइट। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में ये थिन लाइन डिफरेंस है, ओके। Any which ways, Article 14 talks about right to equality and is a very important article. Now, moving ahead, Article 19 talks about protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Why is etc. mentioned over here? Because यहाँ पर काफ़ी सारे और भी rights हैं जो rights का cluster Article 19 में हमारे पास present है, ठीक है। सो आर्टिकल 19 बेसिकली हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है, ठीक है। आर्टिकल 19 हमें बताता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम जो चाहें जैसा हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वी कैन एक्सप्रेस इट, राइट, वी हैव दैट फ्रीडम। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पर विदाउट आर्म्स ऑफ कोर्स, राइट, हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वट एवर प्रोफेशन वी वॉन्ट वी कैन अप्लाई, वी कैन अप्रोच दैट प्रोफेशन, जो भी ऑक्यूपेशन हमें अडॉप्ट करनी है हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं, कहीं पर हमें घूमने जाना है, वी वॉन्ट टू settle somewhere, we can do that, right? All these freedoms are there under Article 19 for all of us, okay? Now, moving ahead with Article 21. Article 21 stands really important out of all. So, Article 21 बात करता है protection of life and personal liberty के बारे में। तो यहाँ पर हम राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। मेक श्योर हमें राइट टू लाइफ मिला है, हमें राइट टू डाई नहीं मिला है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 गिव्स अस द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सो यहाँ पर हर एक पर्सन को ये दिखाया जाता है, हर एक पर्सन को ये श्योरिटी या सिक्योरिटी दी जाती है कि कोई आपसे आपकी लाइफ छीन नहीं सकता। ऑफ कोर्स हमारी जो पर्सनल लिबर्टी होती है, हमारी प्रिवेसी होती है, तो वो प्रिवेसी राइट भी हमें इसी आर्टिकल से मिलता है कि हमारी प्रिवेसी को भी कोई हैम्पर नहीं कर सकता। नोबडी कैन एनी हाउ रिडंडेंटली एंटर इनटू आवर प्रिवेसी एंड जस्ट एक्सप्रेस कि वो हमारी प्रिवेसी से ऊपर है, ऐसा नहीं है, राइट। नाउ आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल को किसने कहा है, ठीक है। हु गेव दिस टैग टू आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, राइट। आई वॉन्ट दिस आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन फास्ट, दिस इज योर होमवर्क। Now, so why do we have constitutional remedies with us? Because any which ways we have seen हमारे पास हमारे fundamental rights हैं and fundamental rights are very important for us. तो अगर कल को कोई भी पर्सन हमारे fundamental rights को violate करता है, कोई भी पर्सन है जो हमसे हमारे fundamental rights छीनने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में against that violation we can raise our voice, we can go ahead, we can go directly to Supreme Court under Article 32, right? And under Article 226 there is next Article 226. Article 226 में हम directly हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पर हम लोग रिट्स इशू करवा सकते हैं, ठीक है।
सो रिट्स आर द बेसिक ऑर्डर्स जो इशू किए जाते हैं बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ओनली इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो वायलेट ना करे और उसके अगेंस्ट रेमेडी जो भी अग्रीव्ड पर्सन है उसे दी जा सके. ठीक है. सो दिस इज द पर्पज ऑफ आर्टिकल 32 एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल 32 स्टैंड्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट नाउ मूविंग अहेड. सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A में बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन लेटर ऑन एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब फटाफट से मुझे अमेंडमेंट नंबर बताइए, किस अमेंडमेंट नंबर के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हुई हैं. राइट. आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जहां पर हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं. सो 11 ड्यूटीज भी शुरुआत से नहीं थी. पहले हमारे पास 10 ड्यूटीज थी. लेटर ऑन 1 ड्यूटी वाज एडेड एंड देन दे बिकेम 11. सो आई वांट टू नो इट वेरी क्विकली फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हुई थी. राइट नाउ सो यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर और वो ड्यूटीज़ हमें ये याद दिलाने की कोशिश करती हैं कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ मिलती ही हैं. सो एनी विच वेज अगर हमारे पास राइट्स हैं और आप अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं वी शुड रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी हैं और हमें उन ड्यूटीज़ को भी पूरा करना है. तो हमें ये चीज़ याद रखनी है और हमें इन बेसिक ड्यूटीज़ को कंप्लीट करके इन्हें फुलफिल करके इन्हें टाइम टू टाइम इनके साथ अपडेटेड और अप्रोचेबल रह करके अपनी कंट्री को सक्सेसफुल बनाना है. Now, moving ahead with the next part, that is Article 37. So, with Article 37, we are talking about directive principles of state policy, right? So, when we are talking about the directive principles of state policy, यहाँ पर पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं और पार्ट 4 में DPSPs आते हैं. DPSPs भी नॉन जस्टिसेबल हैं. ठीक है. सो आर्टिकल 37 बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, जो ये गाइडलाइंस हैं जो हर एक स्टेट को फॉलो करनी होती है इन ऑर्डर टू मेक द वेलफेयर ऑफ पीपल. राइट. यहाँ पर लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं जिन गाइडलाइंस को हर एक स्टेट को फॉलो करना होता है. राइट. So now moving ahead we have article 44. 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बीइंग अप्लाइड ओवर ऑल द सिटीजन्स फॉर द एंटायर कंट्री और DPSPs में यही कहा जाता है कि हर एक स्टेट को ध्यान रखना है दैट UCC हैज़ टू बी फॉलोड. राइट. अब इसी के साथ साथ DPSPs में हमारा एक और आर्टिकल है जो बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है, उस पर क्वेश्चन भी आता है, बट वो आप लोगों का होमवर्क है. राइट. आई हैव नॉट मेंशन्ड इट ओवर हियर. इट इज रिलेटेड टू लीगल एड. नाउ टेल मी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन कौन सा हमारा आर्टिकल है जो लीगल एड के बारे में बात करता है और ये DPSPs में काउंट होता है. जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. राइट. नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी हैव पार्ट 5th ऑफ द यूनियन. राइट. अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5th है वो बात करता है द यूनियन के बारे में. तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 52 आ जाता है. आर्टिकल 52 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. सो हमारे प्रेसिडेंट का क्या ऑफिस रहता है, प्रेसिडेंट कैसे ऑफिस को डील करते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम आर्टिकल 52 बिकॉज इट टेल्स अस दैट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. नाउ आर्टिकल 61 बताता है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है. व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ प्रेसिडेंट. अगर कभी भी प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, इलीगल तरीके से चीज़ें करते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स का, अपनी सीट का, तो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो सकता है. बट कैसे हो सकता है वो हमें आर्टिकल 61 बताता है. नाउ आर्टिकल 72 डील्स विद द प्रेसिडेंट्स पावर. प्रेसिडेंट पावर्स टू व्हाट? टू ग्रांट पार्डन्स. राइट. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी पावर्स होती हैं और उसमें से एक इंपॉर्टेंट पावर होती है पार्डन. राइट. वो पार्डन की पावर के ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है. ऐसे बहुत सारी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, राइट, मिलिट्री बेस्ड पावर्स है, बहुत सारी पावर्स होती हैं, बट उनमें से एक इंपॉर्टेंट पावर होती है हाउ टू ग्रांट पार्डन. तो इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 72 है एंड वी आर हाईलाइटिंग इट ओवर हियर जस्ट टू मेक यू रिमेंबर कि आपको आर्टिकल 72 से प्रेसिडेंट की पावर्स ध्यान रखनी है और पार्डन जरूर ध्यान रखना है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 74 डील्स विद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राइट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में
एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में एक टाई बना करके रखें, एक ब्रिज को फॉलो करा करके रखें, ठीक है। सो यहीं पर आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जिस तरीके से भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेसिस पे काम करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस दे करके और प्रेसिडेंट से कनेक्टेड रखने के लिए कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम आर्टिकल 74 को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रण लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बताया जाता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू लीव द प्रेसिडेंट ऑल अलोन, राइट। नाउ मूविंग अहेड, we have article 123 which talks about ordinance making power of president. So president के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है जिसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर आती है कि जब भी ऐसा लगता है आपको कि आपको ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए, जब भी पार्लियामेंट के सेशंस में यू फील लाइक दैट थिंग्स आर एक्चुअली नॉट हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, उस टाइम पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अभी एकदम पार्लियामेंट को सेशन में बुलाना इज़ नॉट ईजी, रादर देन प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ वाई वी हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो ऑल ऑफ सडन डिसीजंस होते हैं, जो ऑल ऑफ सडन रूलिंग्स होती हैं थ्रू प्रेसिडेंट, उन्हें हम ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं। Now, Article 123, Ordinance Making Power of the President. Okay, I have repeated it, I'm so sorry. Now, moving ahead with that, now we are going to talk about Article 17, right? So, Article 17 deals with number 17, Article 148, right? Article 148 deals with CAG, Comptroller and Auditor General of India. So, हमारे पास ना काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, हमारे पास काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं, ठीक है। उन सभी पोस्ट्स को हमें बहुत वैल्यू देनी होती है और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है CAG। यहीं पे आपके पास एक क्वेश्चन बनता है दैट हु इज करंट CAG, राइट। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ये नेम बताइए एंड आई बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू सो दैट जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया है दे शुड बी एक्चुअली नोइंग कि मेरा आंसर सही है या नहीं। ओके, सो आर्टिकल 148 डील्स विद CAG की क्या पावर्स हैं, CAG को क्या रोल मिलता है, CAG की पोस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर इन आर्टिकल 148। So why am I focusing over this particular article? Because यहाँ से repeated questions हमने देखे हैं, PYQ आप उठाएंगे, आप जब अपने previous year question papers को analyze करेंगे, you will be able to see that these are the articles जिनको repeatedly highlight किया गया है, right? Now, apart from that, we have part 6th, that is the states. Article 153 which talks about governors of states, ठीक है। तो जैसे हम यूनियन लेवल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे यूनियन में पहले नंबर पर हमारे पास प्रेसिडेंट आते हैं और प्रेसिडेंट के बाद PM आते हैं। सो वी हैव सीन PM इज मोर फंक्शनल, PM इज मोर पावरफुल, PM इज मोर एक्टिव दैन प्रेसिडेंट। द सेम वे जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में प्रेसिडेंट जैसी ही पोजीशन और प्रेसिडेंट जैसी ही पावर्स होती हैं गवर्नर के पास, राइट, और PM जैसी ही पावर्स होती हैं CM के पास, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, हर एक गवर्नर जो होता है हर एक डिफरेंट स्टेट का वो किस तरीके से ऑफिस होल्ड करता है, व्हाट ऑल थिंग्स ही हैज़ टू डील विद इज बेसिकली डेल्ट अंडर आर्टिकल 153। नाउ आर्टिकल 161 जो गवर्नर्स के पास भी पार्डन ग्रांट करने की पावर देता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, पावर टू ग्रांट पार्डन, प्रेसिडेंट के पास एक लिस्ट ऑफ पावर्स होती है, उनमें से एक पावर होती है पावर टू ग्रांट पार्डन। उसी तरीके से गवर्नर के पास भी एक लिस्ट ऑफ पावर्स होती है और उसमें एक पावर होती है पावर टू ग्रांट पार्डन, राइट। नाउ मूविंग अहेड विद इट, नाउ वी हैव पार्ट 7th which deals with union and state relations। यहाँ पर आर्टिकल 245 हमें ये बताता है कि किस हद तक पार्लियामेंट लॉज बनाता है, ठीक है, और लेजिस्लेचर्स जो हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वो किस हद तक पार्टिसिपेट करती हैं इन लॉ मेकिंग, राइट। व्हाट इज द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना भी दिया है तो उस लॉ की फॉलोएंस, उस लॉ की रीच, उस लॉ की अप्रोच कहाँ तक है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं आर्टिकल 245 में। बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफाइड एरिया, वी हैव अ स्पेसिफाइड जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड ओवर हियर कि पार्लियामेंट के बनाए हुए जो लॉज हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की क्या प्रेजेंस है और स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पर किस हद तक सपोर्टिव होता है, राइट। नाउ
Article 256. Article 256 gives an obligation of states and union to ensure the compliance with the laws. Of course, अगर पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं तो स्टेट को और यूनियन को दोनों को ही ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं they have to be complied by the laws made by parliament, right? So you also have make sure कि ये चीज़ें accordingly हो रही हैं, right? Now, Article 368, the most important and most asked article. So 368 deals with the power of amendment, right? यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है, अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, अमेंडमेंट किस तरीके से होती है, किस किस पोर्शन में अमेंडमेंट हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें डील की जाती हैं अंडर आर्टिकल 368. नाउ वी हैव पार्ट 19 पंचायत. आर्टिकल 243 पंचायत के बारे में बात करते हैं. हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का लेवल पहले नहीं था, ठीक है. हमारे पास पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट था, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट्स हमारे पास ऐड हुआ है 1992 में, ठीक है. 2 अमेंडमेंट्स आई थी, 73rd और 74th अमेंडमेंट, ठीक है. इन दोनों अमेंडमेंट्स के बेसिस पे बाद में लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम आया था, ठीक है. सो हियर वी आर फोकसिंग ओवर द 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, बिकॉज 73rd अमेंडमेंट एक्चुअली गिव द डेवलपमेंट फॉर रूरल एरियाज. और वहीं पे हम लोग आर्टिकल 243 को हमेशा ध्यान रखते हैं क्योंकि पंचायत की फॉर्मेशन तो एक्चुअली यहीं से हुई है, ठीक है. नाउ आर्टिकल 244 जहां पर बात की जाती है स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की, ठीक है. स्केड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डील करते हैं आर्टिकल 244 में. वी हैव सम अदर आर्टिकल्स ऑल्सो, जिन आर्टिकल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल्स के बारे में. सो यू मस्ट नो हमारे पास अलग अलग बिल्स होते हैं, राइट. और ऑर्डिनरी बिल से बहुत अलग होता है मनी बिल, क्योंकि मनी बिल का इंट्रोडक्शन से लेकर के उसका अप्रूवल हर एक चीज़ ऑर्डिनरी बिल से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है. सो मनी बिल का मतलब किस तरीके से मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, हाउ मनी बिल कम्स इनटू द प्रोसेस, वो सारी की सारी चीज़ें 110 आर्टिकल हमें बताता है. आर्टिकल 124 टेल्स अस अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कब बना, सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों से डील करता है, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन, एवरीथिंग. सुप्रीम कोर्ट कब बना, यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से ही न्यू दिल्ली में है? क्या सुप्रीम कोर्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, क्या तब से ही वो न्यू दिल्ली में है? अगर नहीं तो वो कहाँ था और कब था, राइट. किस ईयर में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था? नाउ मूविंग अहेड, आर्टिकल 226. तो जैसा मैंने आपको वहाँ पर आर्टिकल 32 बताते टाइम याद दिलाया था कि 32 के पास 32 में ये पार्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है. देयर आर टोटल 5 रिट्स, राइट. We have 5 writs: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. These are the 5 writs, right. इन 5 writs को इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 226 में, राइट. नाउ मूविंग अहेड, सो वी आर ऑन द लास्ट 2 आर्टिकल्स. जो लास्ट 2 आर्टिकल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 279 टॉक्स अबाउट द फिनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 343 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है. सो यहाँ पर 279 में बात की जाती है कि फाइनेंस कमीशन कैसे बनती है, फाइनेंस कमीशन को कौन लीड करता है, कैसे यहाँ पर रिसोर्सेज को प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं आर्टिकल 279 में. वेयर एज आर्टिकल 343 की हम लोग बात करते हैं तो इट बेसिकली हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कौन सी लैंग्वेज हमारी एडिशनल लैंग्वेज है, राइट. आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हेयर. मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं. आई डोंट वांट यू पीपल टू जस्ट स्किप दोज क्वेश्चंस. आई वांट द आंसर्स टू बी देयर इन द कमेंट सेक्शन. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट. टिल देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.